गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज 9 अगस्त है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, यह पहले भी मैं बता चुकी हूँ। इसका सही आंसर है अदानी एंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी। हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज है क्या। अदानी ग्रुप की बिजनेस इंक्यूबेशन शाखा अदानी एंटरप्राइजेज ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजरायल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस सौदे में अत्याधुनिक नवाचार मंच का निर्माण शामिल है। यह अदानी एंटरप्राइजेज को इजरायली स्टार्टअप द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी समाधानों को हासिल करने में मदद करेगा, जिससे चयनित नवाचार परियोजनाओं को साझेदारी द्वारा समर्थित किया जाएगा। अदानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अडानी हैं। अदानी ग्रुप का मुख्यालय अहमदाबाद है। अदानी ग्रुप की स्थापना हुई थी 1988 में। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुनीत राजकुमार। फ्रेंड्स, पुनीत राजकुमार के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स, कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार का 29 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई ने अनाउंस किया है कि पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव यानी कि राज्य की स्थापना का दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1 नवंबर 2022 को पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुनीत राजकुमार राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के 10वें प्राप्तकर्ता होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स, इस प्रश्न के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही नोट करा रही हूँ। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको समझ लीजिएगा। वीकली करंट अफेयर में बनाती हूँ, आपका वीकली रिवाइज हो जाएगा। बस आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप ओनली 15 से 16 मिनट डेली अगर आप इस वीडियो को दे देते हैं, आपका डेली का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती फ्रीस्टाइल में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। साक्षी मलिक ने 2022 वर्गीम राष्ट्रमंडल खेल में महिला कुश्ती फ्रीस्टाइल 62 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फाइनल में कनाडा की एना गोजाजेल को हराया। साक्षी मलिक 2013 में कांस्य और 2017 में स्वर्ण के साथ 2 बार राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप पदक विजेता भी हैं। बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया ने भी भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम वर्ग में कनाडा के लैचलन मैकनील को हराकर और दीपक पुनिया ने 86 किग्रा वर्ग में
पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अंशु मलिक ने महिलाओं की फ्रीस्टाइल कुश्ती के किस भार वर्ग में रजत पदक जीता? इसका सही आंसर है 57 किग्रा भार वर्ग। इनके बारे में जानते हैं। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। अंशु मलिक को स्वर्ण पदक मैच में नाइजीरिया की अदेकुरोए के खिलाफ 3 से 7 के बीच से हार का सामना करना पड़ा। अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की कुश्ती में भारत के लिए पहला पदक जीता। अंशु मलिक महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है भारत। इसके बारे में जानते हैं। भारत ने अंडर 27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराया। गुरकीरत सिंह ने 4 जबकि हिमांशु झांगरा ने 1 गोल किया। भारत ने लगातार दूसरी बार प्रतियोगिता का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। हाल ही में किस पहलवान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की कुश्ती फ्रीस्टाइल के 65 किग्रा भारत वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। इनके बारे में जानते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने कनाडा के पहलवान लाचनल मैकनेल को मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 65 किग्रा भारत वर्ग में बजरंग पुनिया ने कनाडा के पहलवान को 7 और 2 के अंतर से मात देकर लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया। बजरंग पुनिया ने साल 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वो अपना खिताब बचाने में सफल हुए। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में दीपक पुनिया ने कुश्ती फ्रीस्टाइल 86 किग्रा वर्ग में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। इनके बारे में जान लेते हैं। दीपक पुनिया ने भारत को बर्गिम राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सबसे यादगार स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने फ्रीस्टाइल 86 किग्रा वर्ग में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हरा दिया। दीपक ने यह मैच 3-0 से अपने नाम कर लिया। यह राष्ट्रमंडल खेलों में दीपक पुनिया का पहला पदक है। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 68 किग्रा भार वर्ग। भारतीय पहलवान दिव्या काकरान ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के 68 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक मैच में काकरान ने टोंगा की टाइगर लिली कॉकर लिमाली को 26 सेकंड में विक्ट्री बॉय फॉल के माध्यम से हराया। दिव्या ने दिल्ली स्टेट चैंपियनशिप में 17 गोल्ड मेडल समेत 60 मेडल जीते हैं और 8 बार भारत केसरी का खिताब अपने नाम किया है। भारतीय पहलवान अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
महिला फ्रीस्टाइल 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सेबी की 15 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है केवी सुब्रमण्यम। केवी सुब्रमण्यम को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के इस विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों सलाहकार समिति में विदेशी बैठक स्टॉक एक्सचेंजों के डिपॉजिटरी और आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 अन्य सदस्य शामिल हैं। सलाहकार समिति वित्तीय बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के निवेश और संचालन से संबंधित मुद्दों पर सलाह देगा, जिसमें भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा व्यापार करने में आसानी के उपाय भी शामिल हैं। यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए उपलब्ध निवेश के तरीके की समीक्षा करेगा। यह नए निवेश के तरीकों की व्यवहार्यता पर सलाह देगा। यह बांड बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.9% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5.40%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4.9% से बढ़ाकर 5.4% कर दिया। स्थायी जमा सुविधा दर को 5.15% और सीमांत अस्थायी सुविधा दर को 5.65% कर दिया गया। आरबीआई ने जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है हिरोशिमा दिवस। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, वैसे अगर जो लोग नहीं जानते हैं उनको हम बहुत डिटेल में भी बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अमेरिका में 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर में द लिटिल बॉय और 9 अगस्त को नागासाकी शहर में द फैट मैन नाम के 2 परमाणु बम गिराए। जापानी शहर पर परमाणु बमबारी की 77वीं वर्षगांठ है। हिरोशिमा जापान का एक नगर है जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था, जिससे पूरा का पूरा नगर बर्बाद हो गया था। इसका प्रभाव इस तरह पड़ा कि लोग आज तक भुगत रहे हैं। जापान की एक दूसरे नगर नागासाकी पर भी परमाणु बम से हमला किया गया था। इसी का परिणाम है कि जापान ने परमाणु हथियार कभी निर्माण न करने की नीति स्थापित की है। फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों? तो आपको बता दें, जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए किया गया था, क्योंकि जापान बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में हमला किया और 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में परमाणु बम गिराया। इससे वहाँ इतनी तबाही हुई कि लोग आज भी भुगत रहे हैं वहाँ पे। और इस तबाही को देखते हुए, भारी नुकसान के कारण, इतनी तबाही के कारण जापान ने 14 अगस्त 1945 को बिना शर्त आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था,
धमाका होते ही 80,000 से ज़्यादा लोग की एक झटके में मौत हो गई थी। बम से निकली 4,000 डिग्री की गर्मी ने पूरे शहर का नामो निशान मिटा दिया था। इससे सब कुछ जलकर नष्ट हो गया था। हिरोशिमा हमले के तीसरे दिन जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को सुबह 11 बजे जब नागासाकी पर बम गिराया तो वहां पल भर में 40,000 लोग मौत की नींद सो गए। परमाणु हमले के कई सालों बाद तक जापान के इन शहरों के आसपास के शहरों में परमाणु विकिरण के कारण अपंग बच्चे पैदा होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।